हेलो बच्चों, एक बार फिर से सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ट्वेल्थ मैथ का क्रैश कोर्स हमने शुरू किया है। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। बहुत ही आसान क्वेश्चन। एक्स अक्ष की दिक्कोज्याओं का योग है, ये पूछ रहा है आपसे। तो पिछला वीडियो में मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि एक्स अक्ष की दिक्कोज्या जो होती है वो क्या होती है। आपको याद होना चाहिए कि एक्स अक्ष की दिक्कोज्या क्या होती है। तो मैंने बताया था एक्स अक्ष की दिक्कोज्या जो होती है वो आपको क्या होती है, ये होती है 1 0 0। देखिए इसमें कहता है कि एक्स अक्ष की दिक्कोज्याओं का योग बताइए। तो योग यानी कि तीनों को जोड़ देना है। तो 1 0 0 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सभी लोग समझ गए होंगे। उसी तरह से आपसे अगर पूछता कि वाई अक्ष की दिक्कोज्याओं का योग, तो मैंने बताया था कि वाई अक्ष की दिक्कोज्या होती है 0 1 0। इसका भी योग अगर पूछता तो एक ही होता। साथ ही साथ जेड अक्ष की दिक्कोज्या भी मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है 0 0 1। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीनों आप लोग फार्मूला के रूप में लिख लीजिएगा। एक्स अक्ष की दिक्कोज्या 1 0 0, वाई अक्ष की दिक्कोज्या 0 1 0 और जेड अक्ष की दिक्कोज्या 0 0 1। ये क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया था। सभी पूछे गए प्रश्न को मैं लेके आता हूँ। अब है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 3D चैप्टर से ही कह रहा है कि समतल 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 5 द्वारा एक्स वाई तथा जेड अक्ष पर काटे गए अंतःखंड क्रमशः है। देखिए यहाँ पर एक समतल दिया हुआ है और अंतःखंड पूछ रहा है। तो अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो ध्यान से सीखिए। अंतःखंड का समीकरण, यह एक फार्मूला होता है, समीकरण होता है जो आप लोगों को याद होना चाहिए। अंतःखंड का समीकरण, ये फार्मूला के रूप में आप लोगों को लिख लेना है। अंतःखंड का समीकरण होता है x बटे में a प्लस y बटे में b प्लस z बटे में c बराबर 1। ये होता है अंतःखंड का समीकरण। ये सभी लोगों को याद कर लेना है। अब हम लोग ये जो समीकरण दिया हुआ है समतल का समीकरण, इसको इस फॉर्म में लाएंगे, इस रूप में लाएंगे। कैसे लाएंगे, कलम का कलर चेंज करके मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण क्या है 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 5। यह समीकरण है। अब इस समीकरण को, ये जो अभी समीकरण मैंने लिखा है x बटे ए प्लस वाई बटे बी प्लस जेड बटे सी बराबर 1, इस रूप में लाना है। चलिए इसको लाने की कोशिश करते हैं। तो इसको लाने के लिए देखिए यहाँ बराबर में एक है, एक कैसे आएगा। एक लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 से भाग कर देंगे। यहाँ 5 है, इस 5 को एक कैसे बनाइए, जब 5 से भाग कीजिएगा तो यहाँ पर जितना रहे, अगर एक न है तो कुछ और है तो आपको भाग देना है। जैसे 5 है इसमें, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ। ऑब्जेक्टिव है तो आप न भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्टिव में यही प्रश्न पूछेगा तो आपको ऐसे लिखना होगा, दोनों तरफ 5 से भाग देने पर, दोनों तरफ 5 से भाग देने पर। तो भाग दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बटे में 5 प्लस वाई बटे में 5 माइनस जेड बटे में 5 बराबर 5 में 5 से भाग कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ x के गुणांक में कुछ भी नहीं है, जबकि यहाँ x के गुणांक में 2 है। तो हमको तो इस रूप में लाना है। तो इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, x बटे में 5 बटे 2। ये 2 को 5 के बटा में लिख सकते हैं, फिर ऊपर जाएगा तो यहीं आ जाएगा। तो
हमको इस फॉर्म में लाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है, तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। तो अब देखिए x बट्टे a के रूप में आ गया x, और a के जगह पर हो गया 5/2। फिर यहाँ पर प्लस चाहिए, तो देखिए प्लस यहाँ है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ y चाहिए, तो यहाँ y साफ साफ आपको दिख रहा है, तो y लिख दीजिए, और बट्टे में 5 है तो 5। देखिए यहाँ पर जो b है, इस b का वैल्यू क्या मिल गया, 5 मिल गया। फिर यहाँ पर प्लस है, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस है, तो हम क्या करेंगे, इस प्लस को यहाँ पर लिख देंगे। ये जो प्लस है, यहाँ पर प्लस होना चाहिए तो हमने प्लस लिख दिया। फिर यहाँ z चाहिए, और यहाँ z है तो z हम लोग लिख देंगे। अब ये जो माइनस है, इसको हम यहाँ 5 के बगल में लिख सकते हैं, -5। प्लस माइनस माइनस होता है, आपको पता होना चाहिए, सभी लोग जानते ही होंगे। तो हम ये जो माइनस है इसको यहाँ 5 के नीचे लिख दिए, और बराबर 1 की जगह पर बराबर 1। अब आप इस समीकरण से इसका तुलना कीजिएगा तो पाइएगा कि एकदम इस फॉर्म में आ चुका है। तो यहाँ पर a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू मिल चुका है, 5/2, 5 और -5। तो यही देखिए किस ऑप्शन में है, तो 5/2, 5 और -5 ऑप्शन नंबर सी में है। यहाँ ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे। वीडियो को रोक के इसको पूरा लिखिए, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन नंबर 13। तो बहुत ही आसान है, इसको बनाना बहुत सिंपल है। dx का इंटीग्रेशन सबको पता है कि x होता है, और यह निश्चित समाकलन है। तो निश्चित समाकलन में आप लोग पढ़े होंगे कि इसका जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, उसको हम लोग यहाँ बगल में ऐसे लिख देते हैं। फिर उसके बाद x का वैल्यू डालते हैं, तो एक बार अपर लिमिट और फिर घटा के लोअर लिमिट। तो यहाँ x की जगह पर पहले क्या लिखाएगा, b, और फिर घटा के x की जगह पर क्या लिखाएगा, a। तो b माइनस a इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है, डिफरेंट इंटीग्रेशन का। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर कहता है कि e के पावर x को हम लोग e के पावर x नहीं पढ़ते हैं, ex ही पढ़ते हैं। बहुत लोग e के पावर x पढ़ते हैं, गलत है, ex इसको पढ़ना है। तो ex का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, तो फार्मूला है। और यहाँ पर लोअर लिमिट हो गया इसका a, और अपर लिमिट हो गया b। अब x का वैल्यू डाल के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे, एक बार अपर लिमिट तो e के पावर b हो जाएगा, फिर माइनस देके एक बार लोअर लिमिट, तो e के पावर यहाँ क्या हो जाएगा, a। तो e के पावर b माइनस e के पावर a। देखिए किस ऑप्शन में है, तो यह है ऑप्शन नंबर सी में। तो सी इसका सही जवाब हो गया। तब प्रश्न 2022 का है। अब एक और क्वेश्चन 3D चैप्टर से, बड़ा सा क्वेश्चन है, देख के बिल्कुल नहीं घबराना है ना। हम लोग सबके गांव में कहावत है कि मोट देख कर हटी न, पतला देख कर सटी न। तो मोटा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, इसको देख के हटना नहीं है, इसको आराम से सॉल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन के विषय में अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो सिर्फ इतना जानिए कि यहाँ पर दो सरल रेखा का समीकरण दिया हुआ है। ये जो है पहला सरल रेखा का समीकरण है, और ये नीचे ये दूसरा सरल रेखा का समीकरण है। कहता है कि इसमें k का मान आप निकालिए, और ये दोनों सरल रेखा जो है परस्पर लंब है, यानी एक दूसरे पर लंब है। क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन में दो सरल रेखा का समीकरण दिया हुआ है। ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पहले सरल रेखा का समीकरण है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरे सरल रेखा का समीकरण है। तो दो सरल रेखा का समीकरण दिया हुआ है, और पूछ क्या रहा है, k का मान पूछ रहा है, और कहता है कि ये दोनों सरल रेखा एक दूसरे पर लंब है। तो देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहली सरल रेखा की दिक्कोज्या को मानेंगे। नीचे वाला जो है सब दिया हुआ, ये सब दिक्कोज्या है। यहाँ तो ये पहली सरल रेखा का दिक्कोज्या होगा -1 k और 2। ये जो दूसरी सरल रेखा है इसका दिक्कोज्या क्या हो जाएगा, 6, 2 और -3। यहाँ पर मान लेंगे हम, माना ऐसे लिखना होगा आपके विजन में, माना पहली
सरल रेखा की दिक् को ज्याएं एल एम एन तथा दूसरी सरल रेखा की दिक् को ज्याएं, सॉरी इसको L नहीं L1 M1 मान लीजिए, इस तरह से ऐसे मान लीजिए L1 M1 N1 तथा दूसरी सरलरेखा की दिक् को ज्याएं L2 M2 N2 है। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। दिक्कोज्या को हम लोग एल एम एन सूचित करते हैं। तो यहाँ दो सरलरेखा है, तो पहली सरलरेखा वाला को मान लिए L1 M1 N1 और दूसरी सरलरेखा के दिक्कोज्या को मान लिए L2 M2 N2। अब कहता है कि दोनों लंब है। देखिए लंब का शर्त होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ ऐसे लिखिएगा, चूंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब है। ये भाषा लिखना हुआ एग्जाम में, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब है, इसलिए क्या ये जानना है आपको। जब दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती है तो लंब का कंडीशन होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। यही कंडीशन होता है, ये आपको याद रखना है। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0, मतलब लंब का कंडीशन है। अगर L1 L2 M1 M2 N1 N2 का योगफल 0 हो जाए तो लंब हो जाता है। यहाँ तो लंब कह ही रहा है, तो हम लोग इसको लंब मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में ये जो है -1 K और 2, ये L1 M1 N1 का वैल्यू है। तो हम यहाँ लिख देते हैं L1 बराबर -1, M1 बराबर K और N1 बराबर 2। ये जो नीचे रहेगा वही है L1 M1 N1। उसी तरह से यहाँ जो नीचे है ये सब हो गया L2 M2 N2। यहाँ लिख देंगे L2 का मान 6, M2 का मान 2 और N2 का मान -3। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। चलिए अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, बन जाएगा। L1 का मान आप देख रहे हैं कि -1 है और L2 का मान 6 है। तो L1 L2 का मान आप देते हैं -1 × 6 प्लस M1 का मान K है, M2 का मान 2 है, तो यहाँ हो जाएगा K गुने 2। फिर N1 N2 डालना है तो 2 और -3, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ -3 है। ठीक है, दिख नहीं रहा सही से, लेकिन यहाँ पर देखिए -3 साफ साफ लिखा हुआ है। तो 2 गुने -3 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। -1 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 होगा, K में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2K होगा, और 2 में -3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -6 होगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, तो -6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -12। तो 2K -12 बराबर 0, -12 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +12, और 2 12 को 6 बार में काट देगा, तो यहाँ पर K का वैल्यू क्या निकल गया 6। तो यही आपसे पूछा था, तो यही इस सवाल का आंसर हो गया।
और उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे इसको अच्छी तरह से। चलिए, अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि दो बिंदुओं -2, 4, -5 और 1, 2, 3 को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन जिसको दिक् कोज्या हिंदी में बोलते हैं, कोसाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोज्या। तो दिक् कोज्या ही निकालना है। इसमें दो बिंदु दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ दो तरह की बातों को सीखना है। सबसे पहले ये जो बिंदु दिया हुआ है, तो ये पहला बिंदु को मान लेते हैं x1, y1, z1, x1, y1, z1। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, -2, 4, -5। ठीक, उसी तरह से दूसरा बिंदु को मान लीजिए x2, y2, z2, और इसका मान क्या हो जाएगा 1, 2, 3। अब दिक् कोसाइन निकालना है। तो कभी भी दो बिंदु दिया हुआ हो और दिक् कोसाइन निकालना हो, तो सबसे पहले आपको दिक् अनुपात निकालना होगा। क्या निकालना होगा, दिक् अनुपात। तो यहाँ पर मानना पड़ेगा। यहाँ दो बात आप सीख जाइएगा, दिक् अनुपात निकालना और दिक् कोज्या निकालना। कब, जब दो बिंदु दिया हुआ हो। एकदम साफ साफ जानिए, कोई फॉर्मूला है तो कब अप्लाई होगा ये जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ मानेंगे कि माना रेखा का दिक् अनुपात, देखिए दिक् अनुपात को हमेशा ABC से सूचित करना है, एकदम याद रखना है। दिक् अनुपात को सूचित करना है ABC से। तो माना रेखा की दिक् अनुपात ABC तथा यहाँ दिक् कोसाइन निकालना है। तो दिक् कोसाइन को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दिक् कोज्या भी बोलती है। तो यहाँ दिक् कोसाइन, अभी मैंने बताया है आपको जस्ट, दिक् कोसाइन या दिक् कोज्या सूचित करते हैं LMN से। तो यहाँ दिक् कोसाइन LMN है। ठीक है, दिक् कोसाइन क्या है, LMN है। चलिए अब जो है ये दिक् अनुपात ABC पहले निकालेंगे, फिर दिक् कोसाइन LMN निकालेंगे। दिक् अनुपात कभी भी निकालना हो, जैसे यहाँ पर ABC निकालना है, तो A बराबर आपको याद रखना है, होता है x2 - x1। B बराबर क्या होता है, तो B बराबर होता है y2 - y1। और C बराबर क्या होता है, z2 - z1। समझ गए। तो बस x2 - x1 निकालिए। x2 क्या है 1, तो यहाँ हो गया 1, इस माइनस की जगह पर माइनस, और x1 क्या है -2। कलम का रंग बदल देते हैं कि आपको ज़रा समझ में आए। तो ये हो गया 1x2 माइनस, और x1 का मान है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 2 यानी कि 3। तो a का मान निकल गया 3। उसी तरह से b निकालिए, तो कहता है y2 - y1। y2 है 2 और y1 क्या है 4, तो हो जाएगा 2 - 4, 2 - 4 क्या होगा -2। उसी तरह से z2 - z1 निकालना है, तो हो जाएगा 3 और माइनस ये फार्मूला वाला, यहाँ है -5, तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 5 क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ a का वैल्यू निकला 3, b का -2 और c का 8। अब दिक् कोसाइन निकालना है, LMN निकालना है। ठीक है, देखिए दिक् कोसाइन LMN निकालने का फॉर्मूला होता है, फिर कलम का रंग बदलते हैं, इस बार इस कलर से लिखते हैं। देखिए जब LMN निकालना हो, देखिए L बराबर फॉर्मूला होता है a/√a² + b² + c²।
ठीक है। उसी तरह से m बराबर होता है b बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n बराबर क्या होता है c बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब जो है इसी में मान रखिए, सॉल्व कीजिए। ए का वैल्यू आपको दिख रहा है कि 3 है, फिर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मैं यहाँ आपको रफ में बता देता हूँ कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा। तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए। 8 के स्क्वायर 64 और -2 का स्क्वायर 4, तो 64 है 4 68, और 3 के स्क्वायर 9, तो 68 9 कितना हो जाएगा 77। 68 और 9 77 ही होना चाहिए। हाँ, तो ई अंडर रूट 77 आएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं अंडर रूट 77। आप भी एग्जाम में क्या कीजिएगा कि पहले अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल लीजिएगा और इसका मान डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा, नहीं तो बार बार निकालना पड़ेगा और लंबा हो जाएगा बहुत सोल्यूशन। फिर बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है, लिखना है। तो बी का वैल्यू -2 है, ये हो गया -2 और बटे में रूट 77। उसी तरह से सी बटे इतना लिखना है, ये हो जाएगा 8 बटे रूट 77। तो इस तरह से ये जो है यहाँ पर 2 बात आपने सीखा। पहला, दिक् अनुपात, एकदम साफ साफ एक बार फिर से सुन लीजिए। कभी भी क्वेश्चन में 2 बिंदु दिया हुआ हो, जैसे देखिए पहला बिंदु है और यहाँ पर है दूसरा बिंदु, 2 बिंदु हो और क्या निकालना हो, दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात को हम लोग ABC से सूचित करते हैं। A बराबर होता है x2 - x1, B बराबर y2 - y1 और C बराबर z2 - z2। ठीक है, तो इस फार्मूला से आप क्या निकाल लीजिएगा, दिक् अनुपात। उसके बाद दिक् कोसाइन अगर निकालना है तो दिक् कोसाइन को हम लोग LMN सूचित करते हैं। L बराबर ये फार्मूला, M बराबर और N बराबर, इस तरह से, और वैल्यू पुट कर तो सबको आता ही होगा। तो यहाँ पर 2 तरह की बात आपने सीखा, दिक् अनुपात निकालना और दिक् कोसाइन यानी कि दिक् कोज्या निकालना। बढ़ते हैं आगे। समाकलन का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। आप लोगों से कहना मैं फिर से चाहता हूँ कि वीडियो को रोक रोक के आप लोग बनाया कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए। जो क्वेश्चन आपको लगे कि हम बना सकते हैं उसको रोक के बनाइए, जब बने फिर वीडियो को देखिए। चलिए, इसको समाकलन कैसे करेंगे, तो इसको I बराबर मान लेंगे, माना इंटीग्रेशन को I से डिनोट करते हैं, तो माना I बराबर ये जो क्वेश्चन है उसको लिख देते हैं 1 प्लस cos 2x dx। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए एक को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। 10वां से ही आप लोग पढ़ रहे हैं कि sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो इस एक की जगह पर हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे, और cos 2x यहाँ पर है, क्या है, cos 2x। तो ये cos 2x के लिए क्या होता है, तो cos 2x के लिए आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे। cos 2x का फॉर्मूला एक पढ़े होंगे आप, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फार्मूला आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ त्रुटि है, यहाँ cos 2x नहीं sin 2x होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन को सुधारते हैं, क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है। तो यहाँ पर क्या है, cos 2x नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था sin 2x।
चलिए फिर से लिखते हैं 1 प्लस साइन 2x। इस क्वेश्चन को ही छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, इसमें कन्फ्यूजन होगा कि क्वेश्चन सही है गलत। इसको देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको भी पहले मान लेंगे कि माना आई बराबर, इस तरह से इंटीग्रेशन का चिन्ह दीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे में अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx। इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे इसको। इसको बनाने के लिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऊपर है तो यहाँ पर लिख दीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखिए नीचे कैसे बनाएंगे। नीचे बनाने का तरीका है वही एक के लिए, अभी मैंने आपको बताया था कि एक बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का क्या होता है, ये होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, है ना। साइन 2x का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। यहाँ अंडर रूट है तो यहाँ पर हम लोग रूट ऊपर से चढ़ा देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो यहाँ लिख देंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। नीचे देखिए एक फार्मूला यहाँ पर दिख रहा है, अगर साइन एक्स को आप a मानते हैं और कॉस एक्स को b, तो यहाँ लग जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, तो a होता है a प्लस b के होल स्क्वायर, होता है a प्लस b के होल स्क्वायर। अब यहाँ पर रूट है, यहाँ पर रूट लगा देंगे। अच्छा dx को नहीं भूलना है, dx को लिखते चलना है। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे जो है हम लोग लिख देंगे इस तरह से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और देखिए स्क्वायर से रूट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये dx की जगह पर dx। देखिए जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी है, ऊपर नीचे सेम चीज़ है, तो जितना ऊपर हो उतना ही नीचे हो तो क्या होगा, कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ dx बच गया। और dx का इंटीग्रेशन सबको पता है x प्लस k होता है, k या फिर c लिख सकते हैं आप। तो इस तरह से क्वेश्चन बन गया, x प्लस k इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, बस इसमें फार्मूला का उपयोग करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और समाकलन का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया, इसको बनाते हैं। इसमें भी i बराबर मान लेना है क्वेश्चन को, तो माना i बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल क्यूब बटे में अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x, और यहाँ dx की जगह पर dx। चलिए अब इसको बनाते हैं। यहाँ हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल क्यूब, और नीचे देखिए क्या होगा, अंडर रूट की जगह पर अंडर रूट। यहाँ देखिए फिर एक बराबर वही फार्मूला, कौन सा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो एक बराबर ये हो गया, माइनस की जगह पर माइनस। साइन 2x का फार्मूला आप सभी को पता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ dx की जगह पर dx। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के होल क्यूब, और नीचे देखिए
नीचे यहाँ फिर से एक फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर, साइन एक्स को ए मानिए, कॉस एक्स को बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या होता है, आप लोग छठा से ही पढ़ रहे हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा देंगे, ये भूलना नहीं है, dx की जगह पर dx। तो इतना समझ गए। अब इसको ऊपर कर लेते हैं, बोर्ड को सॉल्व करते हैं। अब देखिए ऊपर है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के होल क्यूब, और नीचे जो है यहाँ स्क्वायर और यहाँ रूट है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो अब देखिए यहाँ ऊपर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के होल क्यूब है, और नीचे क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यानी कि यहाँ 3 बार गुना में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, और यहाँ 1 बार, तो एक तो यहाँ से कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास अब बच जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 3 बार था, यहाँ 1 बार है, तो 1 बार कट गया, तो यहाँ 2 बार बच गया। अब नीचे कुछ नहीं बचेगा क्योंकि ये कट गया है। अब यहाँ ए माइनस बी के होल स्क्वायर यूज कीजिए। ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ये आप सभी को पता है, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये हमने यूज कर लिया। अब dx है, यहाँ पर dx हम लगा देंगे। लंबा लंबा क्वेश्चन सब है यार, है ना। ये सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो समझिए कि आपको मैथ आता है, नहीं तो फिर गलत है, गड़बड़ है। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, एक, तो एक लिख देंगे, फिर माइनस की जगह पर माइनस, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स, अभी मैंने बताया है कि ये साइन 2x का मान होता है, साइन 2x बराबर फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। फिर यहाँ पर dx लगा देंगे। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो dx में 1 से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा dx, इस इंटीग्रेशन को अलग कर लीजिए, फिर माइनस है तो माइनस, और साइन 2x को अलग इंटीग्रेशन में सॉल्व कीजिए, साइन 2x dx। चलिए अब dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, माइनस की जगह पर माइनस, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2x, साइन x का इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े हैं, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, है ना। तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, एक माइनस पहले से है तो हो जाएगा प्लस कॉस 2x, x का मान 2x है, और x के गुणांक को हम लोग बटा में लिखते हैं, तो यहाँ बटा में लिखेंगे 2 और प्लस में के जोड़ देंगे, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आज का आखिरी क्वेश्चन, इसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया है, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड पूछ रहा है। चलिए इसको बना लेते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड निकालना है, तो पहले तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना होगा, तो ये दोनों को जोड़ेंगे, आई वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान क्या है 2i वेक्टर प्लस j वेक्टर, इसका मॉड निकालना है, तो यहाँ मॉड लगा देंगे। देखिए i में i जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 3i वेक्टर, और 2j में j जुड़ेगा तो हो जाएगा 3j वेक्टर। और मॉड निकालने में तो आपको पता ही है कि i j के सब के गुणांक को रूट में रूट करके स्क्वायर रूट करके जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ i का गुणांक 3 है तो हो जाएगा 3 के स्क्वायर, j का गुणांक भी 3 है तो ये भी हो जाएगा 3 के स्क्वायर रूट। ठीक है, मॉडुलस निकालने का, मापांक निकालने का यही तो फॉर्मूला है कि i के गुणांक को स्क्वायर कर दीजिए, j के स्क्वायर को गुणांक कर दीजिए, अगर k रहे तो k के स्क्वायर को भी गुणांक करके जोड़ दीजिए सब। चलिए 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये भी 3 के स्क्वायर 9, तो 9 9 18, यानी कि अंडर रूट 18, और अंडर रूट 18 का मतलब क्या 9 गुने 2, और
और 9 का वर्गमूल होगा 3 और 2 का नहीं होगा तो 3/2 इसका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इस तरह से आज 10 प्रश्न थे। इसमें कुछ हार्ड क्वेश्चन था और कुछ बहुत आसान क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ सीखने का मौका मिला होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि फ़ायदेमंद लग रहा है नहीं, और फ़ायदेमंद लग रहा होगा तभी मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। बिना मतलब के मेरा भी टाइम बर्बाद होगा और आप लोगों का तो होगा ही। चलिए, धन्यवाद।